हेलो एवरीवन, सिविल सेवा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2026 के का टेस्ट सीरीज करते हैं, जिसे हम 2 या 3 वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्यूशन के अनुसार करेंगे, ताकि 26 की प्रैक्टिस करने के बाद हम 27 को अच्छे से उनकी सारी टेस्ट सीरीज को कर पाएँ। ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन इसके बाद मैं काफ़ी वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना अगली वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था और मानव पूरी तरह से शिकार पर निर्भर नहीं था। नंबर 2, मानवों को पहले से ही सामान्य घर बनाने का ज्ञान था, जैसे कि वेलन घाटी के शैल आश्रय में मिलने वाली संरचनाओं से प्रमाणित होता है। इस दौरान जलवायु सामान्यतः प्लेस्टोसीन काल के अनुरूप थी, जिसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तृत हिम चादर की विद्यमानता थी। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, अब हमें इसने कहा कि पूरा पाषाण काल में, यानी कि मानव को पहले से ही सामान्य घर बनाने का ज्ञान था, जैसे कि बेलन घाटी के शैल आश्रय से हमें मिलने वाली संरचनाओं से प्रमाणित होता है। ये ऑप्शन हमें देखने से ही गलत लग रहा है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं था। इसीलिए हमारा ऑप्शन जहाँ जहाँ नंबर 2 है उसको हम कट कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। नंबर 2, बुर्ज होम गर्तावास समाधान में मालिकों के पालतू कुत्ते के प्रमाण मिलते हैं। ये ऑप्शन हमें पहले से पढ़ने से ही ठीक लगता है। मेहरगढ़ धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण है, यानी कि मेहरगढ़ क्या था? मेहरगढ़ लगभग 700 ईसा पूर्व का एक प्राचीन नवपाषाणकालीन गेहूं तथा जौ की खेती के साथ गाय, भेड़ एवं बकरी जैसे पशुओं के पालन के लिए प्रसिद्ध था, न कि धान की। भारत में धान की खेती का सबसे प्रारंभिक प्रमाण नव पाषाणकालीन सन लहुरा देव से मिलता है, यानी कि हम जो लहुरा देव था तो उसे हम सबसे पहले क्या कहेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ये गलत। और आहड़ पत्थर की कुल्हाड़ी एवं ब्लेडों का अभाव था, नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा गलत होगा, लेकिन सही भी हो सकता है, क्योंकि हाँ नहीं, ये वाला सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा वी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, विंध्यन पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की सांस्कृतिक निरंतर प्रदर्शित होती है। कथन 2, मध्यपाषाण काल के दौरान पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों के विकास की स्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, या कथन 1 की व्याख्या करता है? नहीं, इसमें हमारा कथन सी होगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों तथा उनसे संबंधित आधुनिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेलुहा आधुनिक इराक से संलग्न क्षेत्र है। दिलमुन वर्तमान बहरीन से संलग्न क्षेत्र है। मलय वर्तमान तमिलनाडु से संलग्न क्षेत्र है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि ये पहला ऑप्शन मेलुहा आधुनिक ईरान से संबंधित नहीं है। दिलमुन बहरीन से संलग्न क्षेत्र नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 दिलमुन बहरीन से संबंधित है, तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तांबा
सिंधु घाटी से तांबा राजस्थानीय खेतड़ी खदानों से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन सही है हमारा। कॉर्नेलियस गुजरात का लोथल क्षेत्र है, ये भी ओ कथन हमारा सही है। लेपिलस लाजुली मध्य एशिया का वक्त क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चन हमारा सही है। तो इसमें हमारे ऑप्शन तीनों सही होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार भी 2026 में इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी इनको डीप पढ़ना है। ये इंग्लिश में भी है। जैसे अगर इसका PDF किसी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मेरे ले सकता है, वो मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री धन जन्य धान्य कृषि योजना के संदर्भ में इसका उद्देश्य लक्ष्य क्षेत्रों के माध्यम से कम उत्पादकता वाले 100 कृषि क्षेत्रों को रूपांतरित करना है। जिले स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति की अध्यक्षता स्थानीय सांसद द्वारा की जाएगी। इसके तहत कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसे समृद्ध गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। अब कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में ये जिक्र कर रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्योंकि पढ़ने से तो काफ़ी लंबे लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सभी क्वेश्चन सही होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन जिला स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति की अध्यक्षता स्थानीय MP द्वारा तो कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें नाम ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कुछ UPSC क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ के और एलिमिनेट करके ही निकाला जा सकता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा B, आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेबल कॉइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसका मूल्य किसी स्थिर संपत्ति परिसंपत्ति जैसे फिएट मुद्रा या वस्तु से संबंधित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जीनियस अधिनियम के तहत भुगतान प्रणाली में प्रयोग की जाने वाली अमेरिका डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन के विनियमन हेतु फेडरल फ्रेमवर्क प्रदान किया जाता है। तो जैसे इसमें ये दोनों ऑप्शन ही सही कह रहा है। आर्टिकल से है डायरेक्ट ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे द हिंदू पेपर का आर्टिकल है उसी से सीधा सीधा उठा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इस वजह से किसका दोनों आंसर सही होंगे। इसका आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार वित्तीय समावेशन के विस्तार तथा धारणीय वित्तीय साक्षरता पहलों के प्रभाव का परिचय है। कथन 2, FI सूचकांक में 3 उप सूचकांक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल होते हैं, जो क्रमशः वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, उपयोग व गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करते हैं। कथन 3, वित्तीय वर्ष 2026 में F1 सूचकांक में मुख्य रूप से उपयोग तथा गुणवत्ता से संबंधित आयामों के कारण सुधार हुआ है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक ही सही व्याख्या करते हैं। इसमें हमारा आंसर A ही होगा। ज़्यादा पढ़ने की, सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबी लॉन्ग वीडियो ठीक भी नहीं होती और कर भी नहीं पाते, इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन में ही करके शॉर्ट वीडियो से ही हम उनका क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि हम 10 क्वेश्चन से ही शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल का उद्देश्य उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के माध्यम से अनुदान तथा अल्पकालिक ऋण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक
केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना दो। इसका कथन होगा हमारा केवल एक, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण यानी कि विकास, अनुसंधान, नवाचार के माध्यम से अनुदान अल्पकालिक ऋण नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जिन्हें हमें ध्यान से ही पढ़ के करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, रोजगार समृद्ध प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राजकोष के प्रोत्साहन को धारणीय रोजगार सृजन से जोड़कर रोजगार सृजन के साथ कार्यबल के औपचारिकरण को प्रोत्साहित करना है। कथन सेकंड, इस योजना के तहत ईपीएफओ डेटा सेवा में शामिल सभी नए पंजीकरण कर्मचारियों को सरकार द्वारा सेवा के प्रथम माह में प्रत्यक्ष रूप से 15,000 की एक मुश्त अनुदान राशि अंतरित करना शामिल है। कथन थर्ड, ईपीईएलआई योजना नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित है, जिसमें विनिर्माण हेतु 4 वर्षों तक विस्तारित लाभ दिए जाने की संभावना है। इसमें हमारा कथन क्या होगा, आप सभी ने भी पढ़ा है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करना काफ़ी, क्योंकि इसमें कथन हमारा सी बनेगा, तो इसीलिए कथन सेकंड और कथन थर्ड में से केवल एक ही सही है और वह कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ 10 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। और अगले वीडियो में हम फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन करने से हमारा ये होता है कि हम 10 क्वेश्चन को एकदम आराम से कर लेते हैं। शुरू में हम 10 क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं, तो फिर 20, फिर 30, फिर 70, इस तरह से मैंने पहले से ही अपनी टेस्ट सीरीज भी ऐसी की हैं। तो अब हम 10 को अच्छे से करेंगे और इनके आंसर भी अच्छे से याद कर लेंगे, तो इससे अच्छा होता है कि हम 10 क्वेश्चन ही करें। और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।